46 जो हैं ये आप डार्क रेड में देख रहे हैं देश में 146 districts which have a positivity rate of more than 15%. So these 146 districts are the cause of concern, and these are the districts where maximum number of new cases are coming and the health system is facing the strain of these new cases. We have in the Union Ministry of Health and Family Welfare done a extensive consultation with states and UTs where these 146 districts are located so that specific actions can be initiated, and many of these actions have been initiated. इसके अतिरिक्त 274 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से 15% के बीच में है। आप लोगों को स्मरण होगा कि WHO की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 0 से 5% के बीच जब पॉजिटिविटी रहती है तो आप इस पेंडेमिक को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 308 जिले ऐसे हैं देश में जहां पॉजिटिविटी अभी भी 5% से कम है। तो 146 जिले हैं जो विशेष चिंता का कारण हैं। राज्य सरकारें भी अवगत हैं और भारत सरकार भी अवगत है और इसी पर ध्यान केंद्रित है इन 146 जिलों पर। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि हम दूसरी जो बड़ी वेव के भीतर हैं तो ये स्थिति है। पहली वेव जो हम लोगों ने पिछले वर्ष देखी थी उसमें औसतन जो हाईएस्ट केस आते वो 94,000 के लगभग प्रतिदिन आते थे। हाईएस्ट 98,000 एक दिन आए थे पिछले वर्ष और अब वो 2,95,000 पिछले 24 घंटे में हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि राज्य और भारत सरकार मिलकर अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक से, इस वेव से भी हम उसी सफलता से बाहर निकलें जैसे कि हम पहली वेव से जूझकर बाहर निकले थे। एक चीज़ है जो कि आशा की किरण दिखाती है हमें, वो ये है कि जो केस फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, 1.17 है। हमने आपको टाइमलाइन ट्रेंड दिखाया है कि कैसे 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कोविड से होने वाली मृत्यु का ग्राफ पूरे नीचे गया है। 5 राज्य ऐसे हैं देश में जहां की 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी ये वो राज्य हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और उनको मेडिकल केयर होम आइसोलेशन में या मॉनिटरिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं। तो ये राज्य ऐसे हैं जिनके साथ भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इन राज्यों में अस्पतालों की बेड और अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता, साथ ही साथ अस्पतालों में अन्य आधारभूत संरचनाओं को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर मिलकर प्रयास हो रहा है। राज्यों में भी हो रहा है लेकिन विशेष फोकस इन राज्यों में है क्योंकि यहाँ नंबर ज़्यादा है। अब यदि महाराष्ट्र को देखें तो आप ये पाएंगे कि मार्च के प्रथम सप्ताह से किस प्रकार एवरेज केसेस में वृद्धि हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं और किस प्रकार एवरेज मृत्यु जो प्रतिदिन होती हैं उनमें जो वृद्धि हुई वो इस ग्राफ में हमने आपके साथ साझा किया है। उत्तर प्रदेश में भी एवरेज डेली केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और एवरेज मृत्यु भी लगभग उसी रफ्तार से बढ़ी हैं। कर्नाटक में हम देखें तो मार्च के पहले सप्ताह में लगभग 450 केस प्रतिदिन आते थे औसतन और वो अब बढ़कर 16,000 से ज़्यादा हो गए हैं। औसत मृत्यु 10 से कम होती थी। लगातार 3-4 हफ्ते तक यही ट्रेंड बना रहा, लेकिन अब ये 91 औसत मृत्यु हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी 228 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, वो अब बढ़कर 14,000 से अधिक हो गए हैं
और 10 से कम मृत्यु पहले 4 सप्ताहों में छत्तीसगढ़ में होती थी औसतन प्रतिदिन, और अब वो बढ़कर 155 हो गई हैं। केरल में मृत्यु दर अभी भी नियंत्रण में है, लेकिन नंबर्स केरल के नंबर डिक्लाइन दिखा रहे थे, लेकिन पिछले 2 सप्ताहों में ये बढ़े हैं, और इन पर कैसे पाया जाए इस पर भी राज्य सरकार भारत सरकार के साथ सहयोग कर काम कर रही है। हम आपको दोनों वेव्स के बीच का कंपैरिजन भी आज दिखाना चाहते थे। ये एज वाइज कंपैरिजन है केसेस का, 2020 की वेव में जो रिपोर्ट हुए और 2022 की वेव में जो रिपोर्ट हुए, ये प्रतिशत में है। अगर आप 10 वर्ष से कम आयु के लोगों का कंपैरिजन करें, नीला रंग का जो बार है वो दिखाता है कि वर्तमान वर्ष में जो नई वेव हम देख रहे हैं उसमें 2.97% ऐसे केसेस हैं जो 10 बरस से कम के हैं। पिछली वेव में 4.3। 10 से 20 बरस का देखें तो लगभग समान है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 20 से बरस का देखें तो 2020 में 20% और अभी 19.35। 30 से 40 का देखें तो इस वेव में कुछ ज़्यादा 21.15 और पिछले वर्ष 21.05। 40 से 50 में देखें तो लगभग बराबरी पर है। 50 से 60 आयु वर्ग के लोगों में देखें तो पिछले वर्ष 14.80% लोग थे, इस बार बढ़े हैं, 15.07 हो गए हैं। 60 से 70 में देखें तो 10% और 9% है इस वर्ष। ये ऐसे मामले 60 से 70 आयु वर्ग वालों के बढ़े हैं। 70 से 80 देखें तो लगभग वही स्थिति है, और 80 से अधिक भी देखें तो लगभग वही स्थिति है। अब इसी प्रकार का कंपैरिजन यदि हम मृत्यु के आंकड़ों में करते हैं तो 20 से 30 बरस के लोग, ये भी प्रतिशत में कंपैरिजन है। पिछले वर्ष 2020 की जो वेव थी, हमने ये पाया कि कोविड की कुल मृत्यु में 2.08 वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल हु वर बिटवीन 20 to 30 years of age, whereas in the present wave it is 1.72. So there is not too much of a difference. If we look at the age group 30 to 40, then it is 5.27% and 5.39%. Again, almost the same. If we look at age group 40 to 50, then in last year it was 11.98 and this year it is 10.82, almost 1% difference. If you look at age group 50 to 60, then last year it was 23.29, this year it is 21.23. 60 to 70 is almost the same. However, 70 to 80, this year the death percentage is higher, 22.17 compared to 19.99 last year. And if we look at more than 80, it is again higher this year, 9.81 as compared to 7.82. अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा एक मुख्य समस्या की तरफ। वो ये है कि जब भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों पर डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पतालों में आते हैं और बेड्स की आवश्यकता होती है। राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा बेड्स की भी व्यवस्था की जाती है और भारत सरकार के जो संस्थान हैं राज्यों में उनके द्वारा भी व्यवस्था की जाती है। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा। 1 मार्च को दिल्ली में 510 बेड उपलब्ध थे। 510 बेड्स वर अवेलेबल इन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इनमें से 419 कोविड बेड थे और ये ऑक्सीजन बेड भी कहलाते हैं, और 91 आईसीयू बेड्स थे। 20 अप्रैल को जो भारत सरकार के अस्पताल हैं, मैंने ब्यौरा यहाँ नीचे आपके साथ साझा किया है, इनमें 2105 बेड बढ़ा दिए गए, 1875 ऑक्सीजन के बेड और 230 आईसीयू के बेड। आने वाले दिनों में हम 164 ऑक्सीजन बेड
और 122 आईसीयू बेड जोड़ रहे हैं। ये अगले 2 सप्ताहों में जुड़ जाएंगे। तो ये जो 2105 बेड अभी उपलब्ध हैं, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? वो ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में है, एम्स का जो झज्जर में कैंपस है उसमें है, फिर एम्स की जो मेन बिल्डिंग है उसमें है, सफदरजंग अस्पताल में है, आरएमएल अस्पताल में है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो सरिता विहार में है वहाँ है, ईएसआई का ओखला में है उसमें एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं, ईएसआई का झिलमिल में भी अस्पताल है, ये दोनों लेबर मंत्रालय के अस्पताल हैं, इनमें भी एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा जो इसमें नहीं है लेकिन जो जानकारी मैं आपको आज देता हूँ वो ये कि रेलवे ने शकूर बस्ती में 50 कोचेज लगाई हैं। इनमें 800 बेड्स हैं। इनमें से कुछ बेड्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। रेलवे ने आनंद विहार स्टेशन में भी 25 कोचेज लगाई हैं। उनमें 400 बेड्स की प्रावधान किया गया है। इस प्रकार रेलवे ने शकूर बस्ती और आनंद विहार में कुल 1200 बेड की व्यवस्था की है। इनका उपयोग आइसोलेशन बेड्स के रूप में या ऑक्सीजन बेड्स के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ ने धौला कुआं में फील्ड अस्पताल को पुनः चालू किया है, जिसमें 2 दिन पहले 250 बेड ऑपरेशनलाइज किए गए थे और 250 बेड कल सुबह से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो 1200 बेड रेलवे द्वारा और 500 बेड डीआरडीओ द्वारा भी इस जानकारी में जुड़ जाएंगे जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली ने अपने प्रयासों से भी काफ़ी बड़ी संख्या में बेड्स बढ़ाए हैं। अपने अस्पतालों में भी दिल्ली सरकार ने बढ़ाए हैं। अस्पतालों का उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करके बढ़ाए हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके साथ होटलों की टैगिंग करके भी बढ़ाए हैं। तो इस प्रकार दिल्ली सरकार के प्रयास और भारत सरकार के प्रयासों से हम हर दिन दिल्ली में उपलब्ध बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इनको बढ़ाएंगे। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देश में 13 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। 13 करोड़ 1 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 30 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकड़े तो हमने आपके साथ साझा किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को उनकी पहली डोज देश भर में मिल गई है। 87% ऑफ ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स in the country have received the first dose of vaccine. 80% of healthcare workers have received the second dose of vaccine. तो ये एक संतोष है, यानी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सुरक्षित रखने में राज्यों के सम्मिलित प्रयासों के साथ हम सफल हुए हैं। अब अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखें, उनके आंकड़े भी हमने दिए हैं। देश भर में 79% जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको पहला डोज एडमिनिस्टर हो गया है। 79% ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स इन द एंटायर कंट्री हैव बीन एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन एंड दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जॉइंट एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट। जो एलिजिबल सेकेंड डोज वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 81% ऑफ देम हैव रिसीव्ड द सेकेंड डोज। So that is also a cause for satisfaction. बड़ी संख्या में जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हम सफल हुए हैं। अब मैं आपको ये राज्यों की स्थिति दिखाना चाहूँगा। राष्ट्रीय औसत जैसा मैंने आपको बताया हेल्थ केयर वर्कर्स का जिनको पहली डोज मिली है वो 87.17% है, नीचे हमने दिया है। लेकिन अनेक राज्य हैं 100% वर्कर्स को या 90% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर। इसमें हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, केरला, राजस्थान, लद्दाख, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात हैं। ये वो राज्य हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से तो बेहतर काम किया ही है, लेकिन अपने 100% हेल्थ केयर वर्कर्स या 90% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है।
अब अगर आप दूसरे डोज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, नहीं, ये वो है, आई एम सॉरी, दिस इज दो स्टेट्स दैट हैव डन लेस देन 75% ऑफ द फर्स्ट डोज टू हेल्थ केयर वर्कर्स। ये है सेकेंड डोज की स्थिति। राष्ट्रीय औसत हमने आपको बताया 80% हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज राष्ट्र में मिला है, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 85% से लेकर 100% तक सेकेंड डोज दिया है। इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, दादरा एंड नगर हवेली है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, लद्दाख और दमन एंड दीव। लेकिन अनेक 8 राज्य और यूटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अभी 75% से कम एलिजिबल हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज दिया है। नेशनल एवरेज 80% से कुछ अधिक है। ये फ्रंटलाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना पर देश भर की स्थिति की जानकारी साझा कर रहा था। देखते रहिए आज तक।